हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आईक्यू ज्ञान में। आज हम जो इंडियन पॉलिटी का जो अगला लेक्चर हम देख रहे हैं, पहले आपने प्रियम्बल देखा था और भी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, बहुत सारे हमें रखा हुआ उसमें। तो उसके आगे बढ़ते हुए हम सिटीजनशिप को देखेंगे। सिटीजनशिप भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रियम्बल ये कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस वीडियो में बेसिकली हम क्या क्या देखेंगे, मैं बता देता हूँ संक्षिप्त में आपको। एक है सिटीजन्स वर्सेस एलियन, सिटीजन और एलियन के बीच में क्या डिफरेंस है। क्या कहते हैं इसको दोनों को। एलियंस क्या मतलब, यहाँ पर वो एलियंस नहीं है जो ऐसे दूसरे ग्रह से आए हैं। एलियंस है ना, सिटीजनशिप से लेकर के एक टर्मिनोलॉजी है। दूसरा आपका है प्रिंसिपल्स जो होते हैं फंड ये सिटीजनशिप देने के। इसका कुछ प्रिंसिपल है जो ग्लोबली अलग अलग देश यूज करते हैं। इसको हम देखेंगे, जस्ट सॉली और जस्ट सैंग्विन्स। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं सिटीजनशिप को लेकर के, नागरिकता को लेकर के। आर्टिकल 5 to 11 इसको हम देखेंगे डिटेल में। उसके अलावा फिर हम आगे बढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के ऊपर में। ये जो एक्ट है एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो जिससे हमारे देश में नागरिकता गवर्न होती है, दी जाती है। तो इसमें बताया गया है कैसे आप नागरिकता ले सकते हैं, कैसे आप आपकी जो भारत की नागरिकता है वो जा सकती है। और आखिरी में हम जो है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया स्कीम जो है आपका कार्ड होल्डर स्कीम, इसका बारे में संक्षेप में हम देखेंगे कि ये क्या होती है, ये ओसीआई लोग क्या होते हैं और इनका बेसिकली क्या बेनिफिट है इस कार्ड का और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। आखिरी में कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिटीजनशिप को के ऊपर बेस्ड है, जो आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। यहाँ पे आप लिंक है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बॉटम में, और बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी हमारा वीडियो आएगा अगला वो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला जैसे मैंने कहा कि एलियंस होते हैं और सिटीजन्स होते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर एक देश में अगर है तो हम उसको दो तरह से बांट सकते हैं। या तो वो सिटीजन होगा उस देश का, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जितने भी लोग हो सकते हैं, आप आस पास पड़ोस में जितने भी लोग हैं, तो या तो सिटीजन भारत के नागरिक होंगे या वो एलियन कहलाएंगे। एलियंस का यहाँ पे मतलब है कि वो दो तरह से हो सकते हैं। या तो वो दूसरे देश से, एलियंस मतलब यहाँ पर है कि अदर स्टेट्स के, अदर कंट्री, कंट्री में कह रहा हूँ, दूसरे देश के नागरिक नागरिक है, दूसरे देश की नागरिकता उनके पास है। तो या तो ये फ्रेंडली स्टेट्स हो सकते हैं, फ्रेंडली जैसे इंडिया के साथ जिसके रिलेशन अच्छे हैं, फ्रेंडली रिलेशन है। इनेमी स्टेट जिसके साथ इंडिया वॉर में है अभी, तो इंडिया भी किसी के साथ वॉर में एक तरह से नहीं है, तो इनेमी स्टेट्स हम इसको अभी कोई नहीं है एक तरह से। तो ये दो तरह से हम एलियंस को भी बांट सकते हैं। इसका क्या डिफरेंस जो है इनेमी एलियंस फ्रेंडली एलियंस का, उसको हम आगे देखेंगे। तो सिटीजन जो बेसिकली होता है, जैसे हम और आप हैं भारत के नागरिक, तो इसका मतलब हमारे पास कुछ राइट्स दिए गए हैं जो कि हम फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही, उसके अलावा ऑल्सो अदर राइट्स भी हैं आपका। जैसे कि वोट देने का राइट है आपका, बाकी जो है ना सिविक राइट्स है आपका, एक जो है ना म्यूनसिपल जैसे सिविलियन वहाँ पे इस एरिया में, तो वो सारे राइट्स आपको मिलते हैं। तो सिटीजनशिप जो है बेसिकली जो नागरिकता देने का काम जो है, ये बेसिकली रिलेशन बताता है आपका और आपके देश के बीच में। इंडिविजुअल एंड स्टेट, जिस स्टेट स्टेट यहाँ पे मतलब हमारा है भारत के समय में, यहाँ पे ये कंट्री हो जाएगा आपका। स्टेट मतलब आपका स्टेट नहीं हुआ, ये कंट्री हम यहाँ पे कहेंगे। स्टेट एक जनरल डिफिनेशन है, जनरल टर्म है। जैसे कि यूएसए में जो होता है आपका, स्टेट की नागरिकता भी होती है, देश की नागरिकता भी होती है, तो वहाँ पे स्टेट और कंट्री अलग अलग है। राइट्स तो है ही, उसके साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटी भी है, कुछ कर्तव्य भी है हमारा देश के प्रति भी। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज में तो कुछ हमें मेंशन है ही, फंडामेंटल ड्यूटीज में। उसके अलावा भी बहुत सारी ड्यूटीज है, जैसे कि आपको टैक्स भरना समय पर, नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का सम्मान करना, देश की जितनी भी आपको है ना कर्तव्य दिए जाते हैं, जैसे कि जो नोटिफिकेशन है, कानून है, उसका पालन करना। तो ये सारी चीजें हमारी ड्यूटी है, हमारा मौलिक और ऐसे अधिकार है, कर्तव्य है। एलियंस जो हो गए आपका, वो ऐसे लोग हो गए वो देश के नागरिक नहीं है, भारत देश के नागरिक नहीं है, तो उनको ये जो सिविल पॉलिटिकल राइट्स, सारे राइट्स नहीं मिलते हैं, कुछ राइट्स मिलते हैं। तो वो कुछ राइट्स क्या है कि अगर फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करूं तो इसको मैं तीन तरह से बांट सकता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, कुछ वैसे राइट्स जो कि सभी के लिए हैं, सभी के लिए मतलब सिटीजन्स के लिए तो है ही, प्लस फ्रेंडली एलियंस और एंड इनेमी एलियंस। तो ये सभी के लिए ये जो है
राइट्स अधिकार जो हैं सभी को मिलते हैं। वो कौन से हैं? आर्टिकल 17 में जो बताया गया है और आर्टिकल 18 में। 17 में आपका अनटचेबिलिटी है और यहाँ पे क्या आपका टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये दोनों राइट्स जो है सभी को है, चाहे वो आप दूसरे देश के नागरिक हो या भारत के नागरिक हो। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि इनेमी एलियंस को नहीं दिए गए हैं, फ्रेंडली एलियंस को हैं, इनेमी एलियंस को नहीं है। जैसे कि आपका इक्वलिटी हो गया, 2021 हो गया आपका जो है ना, डिटेंशन है, राइट टू लाइफ है आपका, 22 है, 23 24 जो है अगेंस्ट आपका एक्सपेक्टेशन है, 25 26 27 28 ये जो रिलीजन का राइट है। तो ये सारी राइट जो है इनेमी एलियंस को छोड़ करके बाकी सभी को है, तो ये आप याद रखें। तीसरा जो कैटेगरी एक है जो कि सिर्फ और सिर्फ नागरिक को है, भारत के नागरिक को होने का कुछ एडवांटेज है, तो कुछ सिर्फ नागरिक को दिया गया है, वो एलियंस को या फॉरेनर्स को नहीं दिया गया, चाहे वो फ्रेंडली स्टेट्स के हों चाहे वो इनेमी स्टेट्स के हों। जैसे कि आपका आर्टिकल 15 है जो कि इक्वलिटी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आपका है, 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है आपका एम्प्लॉयमेंट में, 19 आपका राइट टू फ्रीडम हो गया, 29 और 30 आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है, माइनॉरिटीज राइट। तो ये जो अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार, मौलिक अधिकार जो है, ये सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिक को है, भारत देश के नागरिक को। तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरा, जो हमने कहा था शुरू में कि प्रिंसिपल्स क्या है, सिटीजनशिप जो दी जाती है वो किस आधार पे एक कानून बनाया जाता है, क्या आधार जो है देश लेके चलता है। तो बेसिकली दो जो है मेन आधार है जिसपे अलग अलग देश जो है, चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, इंडिया हो, यूरोप, कोई भी देश हो, चाइना हो, वो उसके ऊपर में अपना कानून बनाता है कि भाई हम इसको फॉलो करेंगे। तो दो तरह का प्रिंसिपल है, एक है जस सैंग्विन्स और दूसरा है जस सॉली। ये दो प्रिंसिपल मेन है। जस सैंग्विन मतलब राइट ऑफ ब्लड। तो इसका जो डेटिंग मीनिंग है, इससे आप समझ सकते हैं कि ब्लड से आपको उस देश की नागरिकता का अधिकार मिलता है। ब्लड मतलब आपके पेरेंट्स के, तो अगर आपके पेरेंट्स उस देश के नागरिक है तो ऑटोमेटिकली आप उस देश के नागरिक हो जाएंगे जन्म के समय में, अगर वो देश इस कानून, इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। दूसरा आपका जस सॉली। जस सॉली मतलब राइट ऑफ द सॉइल, मतलब कि उस देश की मिट्टी में, मतलब कि उस देश की टेरिटरी के अंदर, उस देश की बाउंड्री के अंदर आपने वहां जन्म लिया है तो आप उस देश के नागरिक ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये अगर कंसेप्ट उस देश में फॉलो होता है तो ये आप दो बात समझ गए आप कि एक तो है पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के बेसिस पर कि पेरेंट्स अगर नागरिक उस देश के तो उस देश के नागरिक आप हो जाएंगे। दूसरा है उस देश कहाँ आपने जन्म लिया है, अगर उस देश की टेरिटरी के अंदर आपने जन्म लिया है तब आप उस देश के नागरिक हो जाएंगे। तब हम आते हैं इंडिया के केस में। इंडिया ने भी क्या फॉलो किया अभी तक में, इंडिया ने इसको चेंज किया था। शुरू में जो इंडिया ने जस्ट सॉली का कंसेप्ट अपनाया था, जब हमारा संविधान बना था 1950 में, जो लागू हुआ था सॉरी, तब 1950 में हमने अपनाया था भाई जस्ट सॉली का कंसेप्ट। मतलब कि कोई भी जो लोग हैं, कोई भी बच्चा अगर भारत देश की धरती में, भारत देश के अंदर जन्म लेता है तो उसे हम भारत का नागरिकता दे देंगे, वो भारत का नागरिक होगा ऑटोमेटिकली। लेकिन इस चीज को बाद में हटा दिया गया 1987 से। भारत में जो सरकार थी, जो लोग थे, उन्होंने कानून बना के इसको हटाया और उसको दूसरा प्रिंसिपल जो है जस्ट सैंग्विन्स का, इसको हमने फॉलो करना शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ कि भाई आपके जो जस्ट सैंग्विन हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए आपके जन्म के समय में। ये तो प्रिंसिपल 1987 शुरू हुआ, इसको और बाद में और रेस्ट्रिक्ट किया गया और कड़ा किया गया कानून को कि भाई सिर्फ एक पेरेंट्स, पहले क्या था आइदर ऑफ पेरेंट्स, मतलब आपके माँ बाप दोनों में से कोई भी अगर भारत का नागरिक होगा आपके जन्म के समय में तो हम आपको आप भारत का नागरिक ऑटोमेटिकली कहेंगे। लेकिन बाद में इसको और थोड़ा कड़ा किया गया कि भाई आपके दोनों पेरेंट्स, मतलब माँ और बाप दोनों ही भारत के नागरिक होने चाहिए, या फिर एक आपका एक नागरिक होना चाहिए भारत का और दूसरा जो है इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट्स क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे, इसका डिफिनेशन है एक्ट में, इसको भी हम आगे देखेंगे, आप बने रहे वीडियो में। तो इलीगल इमिग्रेंट दूसरा नहीं होना चाहिए और एक जो है आपका पेरेंट सिटीजन होना चाहिए भारत का एटलीस्ट। तो ये जो है आपका दो प्रिंसिपल है। तो अभी हमने क्या समझा भाई, अब इंडिया कौन सा प्रिंसिपल अपना रहा है अभी, ये प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल अभी जो इंडिया में फॉलो हो रहा है अभी के समय में। अब हम आते हैं संविधान में, भाई इसके लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं, क्या प्रोविजन संविधान में रखा गया है। तो सेकंड पार्ट में इसके बारे में है, सिटीजनशिप के बारे में, और उसमें जो आर्टिकल्स है वो है 5 to 11 आर्टिकल्स। ये सारे आर्टिकल्स पार्ट 2 में बताए गए हैं जो कि सिटीजनशिप को डील करते हैं।
सिटीजनशिप जो है, जैसे कि जो लिस्ट है, जो सब्जेक्ट जो है वो यूनियन लिस्ट में रखा गया है। सब्जेक्ट मतलब आप समझ सकते हैं यूनियन लिस्ट क्या होता है भाई। ये जो सारा है 7 शेड्यूल में, अगर आप पढ़ेंगे 7 शेड्यूल में, हम आगे हम इसको भी देखेंगे। 7 शेड्यूल में बेसिकली 3 लिस्ट रखा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये लिस्ट बेसिकली क्या है कि भाई इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट रखे गए हैं, मतलब सब्जेक्ट रखे गए हैं जिसके ऊपर की कानून बनाने का अधिकार जो है दिया जाता है। अगर वो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर में है, इसका मतलब पार्लियामेंट जो है, हमारे देश की संसद जो है, वो उस पर कानून बनाने का उसको हक है। स्टेट लिस्ट के अंदर है, इसका मतलब स्टेट असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको हक है उसके ऊपर वो कानून बनाए। अगर वो कंकरेंट लिस्ट में है तो वो दोनों बना सकता है, लेकिन ज़्यादा जो मान्यता दी जाएगी वो पार्लियामेंट को दी जाएगी। इसके बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं। तो ये सिटीजनशिप को भी एक सब्जेक्ट मान करके भाई इसको रखा गया है यूनियन लिस्ट में। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून बना सकती है। एक और नोट करने वाली बात जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो कि सिटीजन जो टर्म है वो कहीं भी संविधान में कहीं भी इसके बारे में डिफाइन नहीं किया गया कि भाई सिटीजन मतलब ये होता है। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव सवाल आए, आपको अगर घुमा के आए कि भाई सिटीजन टर्म जो है डिफाइन किया गया आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 10 में, आर्टिकल 11 में, तो इसमें से कोई नहीं होगा। अगर नन ऑफ दी एबव आपका ऑप्शन है तो नन ऑफ दी एबव आपका वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो आर्टिकल्स है ये 1949 में लागू कर दिए गए थे। संविधान जो पूरा संविधान जो एक साथ लागू नहीं हुआ था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या संविधान का स्टार्टिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संविधान के कुछ प्रोविजंस जो है 26 जनवरी को लागू हुए थे 1950 में, और कुछ पार्ट्स जो है वो 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिए गए थे। तो उसमें से सिटीजनशिप भी एक था। और ये जो संविधान में जो प्रोविजंस रखे गए 5 से 11, ये सिर्फ और सिर्फ जो शुरुआत में 26 जनवरी 1950 में संविधान के लागू होने समय कौन लोग सिटीजन होंगे उसके बारे में सिर्फ बताता है। उसके बाद देश आजाद, संविधान लागू होने के बाद कैसे नागरिकता को डील किया जाएगा, क्या उसके बारे में कानून होगा, वो सारा कुछ इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर में छोड़ दिया था कि पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून बनाए। यूनियन लिस्ट में रख दिया हमने भाई, आप पार्लियामेंट के ऊपर है वो उसके ऊपर कानून बनाए, उसको अमेंड करे, चेंज करे हिसाब से जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है। तो आर्टिकल 5 to 8 इसको हमने दो पार्ट में रखा है, 5 to 8 और 9 to 11। 5 to 8 जो है बेसिकली ये बताता है सिटीजनशिप जो है चार कैटेगरी के लोगों के लिए सिटीजनशिप कैसे होगी, मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन कौन होंगे सिटीजन एट द कमेंसमेंट। ये आप ध्यान रखें कि शुरुआत के लिए ये है। बाद में क्या हुआ, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 से गवर्न होता है। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के लिए में कौन नागरिक होंगे उसके लिए ये संविधान में बताया गया है। तो ये आप ध्यान रखें, कभी भी सवाल है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो संविधान में जो प्रोविजंस है वो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के समय में कैसे नागरिकता गवर्न होगी, नागरिकता किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, वो बताता है। तो आर्टिकल 5 जो बेसिकली बताता है कि उन लोगों को नागरिकता है जो कि डोमिसाइल है इंडिया में। डोमिसाइल का आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपने 10th जब पास किया और 12th पास किया तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक होता है। तो डोमिसाइल बेसिकली कहीं डिफाइन नहीं किया गया संविधान में, ये टर्म कभी डिफाइन नहीं किया गया। इसका मतलब यही है कि आप परमानेंटली कहाँ रह रहे हैं। डोमिसाइल मतलब परमानेंट होम। जैसे आपका बहुत बार आप नौकरी लेने जाते हैं या फिर जो एग्जाम पास करते हैं तो जनरली आप 10th 12th बोर्ड में तो डोमिसाइल माना जाता है कि भाई आपने वहां से एग्जाम पास किया है तो उस स्टेट के आप डोमिसाइल हैं, क्योंकि वहां पे आप बहुत दिनों से रह रहे हैं, उस एड्रेस पे बहुत दिनों से आप रह रहे हैं, जैसे आपका परमानेंट रेसिडेंस है। और ए प्लेस वेयर पर्सन रिसाइड्स और इंटेंड टू लिव देयर फॉर इंडेफिनिट पीरियड। तो एक तरह से जो आपका परमानेंट घर है या फिर ज्यादा समय तक जहां पर रहे हैं उसको डोमिसाइल माना जाता है। तो इन लोगों को नागरिकता मिलेगी, ये आर्टिकल 5 में बताया गया। आर्टिकल 6 में बताया गया भाई जो लोग इंडिया पाकिस्तान जो हमारा जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हुआ था, तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी, उसके बारे में आर्टिकल 6 में बताया गया। आर्टिकल 7 में बताया गया कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस बट आफ्टर मार्च 1947, लेकिन बाद में वो रिटर्न हो गए इंडिया सेटलमेंट करने के लिए, सेटल करने के से ख्याल से, और सेटलमेंट परमिट के साथ, जो परमिट दी जाती थी उस समय वहाँ के ऑफिसर्स के द्वारा, जो गवर्नमेंट का डिसीजन था। तो उस बेसिस पर अगर कुछ लोग वापस आए हैं तो उन्हें नागरिकता कैसे मिलेगी वो आर्टिकल 7 में बताया गया है।
और आर्टिकल 8 में बताया गया था जो लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब कि जिनके फादर मदर या जो इंडिया में पैदा लिए हैं डिवाइडेड इंडिया में, बट बाहर रह रहे हैं, इंडिया के बाहर रह रहे थे उस समय, उनको नागरिकता अगर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, वो सारी चीज वो बताई गई आपका आर्टिकल 8 में। तो ये बेसिकली बताया गया 4 कैटेगरी के लोगों को कैसे नागरिकता मिलेगी एट द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप ध्यान रखें। 9 से 11 में जो आर्टिकल बताया गया आपका, 9 में बताया गया है कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। एक तरह से ये आप समझ लें इसको, इसका मीनिंग एक तरह से यही है कि अगर किसी नागरिक ने, भारत के नागरिक है, किसी दूसरे देश का यानी यूएसए, यूके का, ब्राजील का, अपने यूरोप कहीं पे, जापान का, अपने कहीं का नागरिकता हासिल कर ली, तो आपको इंडिया की नागरिकता आपकी ऑटोमेटिकली चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं है, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है। दूसरा आर्टिकल 10 में बताया गया है कि जो भी लोग नागरिक होंगे वो जो उनका जो नागरिकता होगी वो पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा उसके हिसाब से रेगुलेट होगा, उसके हिसाब से उसकी नागरिकता आएगी जाएगी, जो भी है वो नागरिकता पार्लियामेंट डिसाइड करेगा उनका, वो कानून से बंधे होंगे, पार्लियामेंट के कानून से। आर्टिकल 11 में बताया गया है कि पार्लियामेंट को पावर होगा कि वो कानून बनाए सिटीजनशिप को लेकर के, सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं आप भारत की नागरिकता, कैसे आपकी नागरिकता जा सकती है, और बाकी सारे मैटर्स जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है पार्लियामेंट को दिया गया। तो ऐसे भी मैंने कहा जैसे कि यूनियन लिस्ट में रखा गया है, तो ऐसे भी उनको हक है। और साथ ही साथ आर्टिकल 11 जो स्पेसिफिकली इसको बताता है कि भाई पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है, स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है। तो इस अधिकार को यूज करते हुए भारत के संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। तो ये इसके लिए है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के कमेंसमेंट के बाद जो है नागरिकता कैसे आपको मिलेगी, कैसे गवर्न होगी, क्या कानून होगा, वो सारा ये आर्टिकल एक्ट जो है बताता है। तो इसमें जो पहले दो पार्ट है, मेन जो दो पार्ट है आपका, एक एक्विजिशन, कैसे आप नागरिकता ले सकते हैं भारत की, दूसरा है कैसे आपकी भारत की नागरिकता जो ऑटोमेटिक जो है आपके पास वो जा सकती है। तो लेने के एक्विजिशन का अगर हम देखें तो 5 तरीके बताए गए बेसिकली: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो बाय बर्थ जो है बेसिकली इसको, जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल जो है पहले हमारा जस्ट सॉली का था, बाद में हमने जस्ट सैंग्विन प्रिंसिपल अपनाया, उसी को ये बाय बर्थ है कि आपने अगर ये पीरियड जो हमने है आपका 1987 तक, 1 जुलाई 1987 तक था कि आपने अगर भारत में जन्म लिया है, भारत की मिट्टी में, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी बाय बर्थ। उसके बाद उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया कि भाई दोनों में से कोई भी पेरेंट आपके नागरिक होने चाहिए भारत के। उस समय में सिर्फ पैदा लेने से काम नहीं चले, आपको भारत के आपके पेरेंट जो है नागरिक होने चाहिए। 2004 में इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया कि भाई आपके दोनों पेरेंट जो है नागरिक होने चाहिए, या फिर एक पेरेंट नागरिक हो और दूसरा जो इलीगल इमिग्रेंट ना हो आपके जन्म के समय में। तो ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी। और इसके अलावा एक और पॉइंट नोट करने का है कि मान लीजिए कोई जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, उनके अगर बच्चे वो यहाँ पे पोस्टेड, अभी जैसे कि एम्बेसी में पोस्टेड रहते हैं, उनके उनको कोई बच्चा जन्म होता है, तो उस केस में वो जो है सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं ले सकते हैं। उनको क्या होगा, उनको बाय रजिस्ट्रेशन जाना होगा, जो कि हम आगे देखेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसके थ्रू वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं अगर वो चाहें तो। तो इलीगल इमिग्रेंट क्या है भाई? इलीगल इमिग्रेंट जैसे हमने तो टर्म देखा, इसका मतलब ये है कि जो लोग इंडिया में रह रहे हैं विदाउट वैलिड पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट जो होता है, जैसे आप कहीं दूसरे देश घूमने जाते हैं तो आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है इंडिया का, उसके साथ आपको वहाँ का जो डॉक्यूमेंट्स है, कुछ आपको ट्रेवल डॉक्यूमेंट कि भाई मैं किस पर्पज से आया हूँ, कितने दिन रुकूंगा मैं, वीजा जो चाहिए वहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ती है अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। आपको एयरपोर्ट पे ही चेक होता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। तो ऐसे लोग जो कि मान लीजिए न, जैसे हमारा लैंड बॉर्डर है बहुत जगह बांग्लादेश के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, जो कि पूरा से पाकिस्तान के साथ है, तो वहाँ से अगर कोई लोग आते हैं विदाउट वैलिड पासपोर्ट रह रहे हैं, या फिर जिनके पास पासपोर्ट तो है, वैलिड डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन वीजा वूजा भी है, लेकिन वो उनको अगर 1 साल का परमिट दिया गया था रहने का, तो वो 2 साल से रह रहे हैं, 3 साल से रह रहे हैं, तो ये सारे लोग जो है इलीगल इमिग्रेंट कहलाते हैं। ठीक है। तो एक और समझ लें आप, या तो उनके पास पासपोर्ट या ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं, ट्रेवल डॉक्यूमेंट आप समझ सकते हैं, वीजा वूजा आप समझ सकते हैं आप। दूसरा, उनके पास पासपोर्ट और ट्रेवल डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन उनको अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने की रहने के लिए कहा गया था, तो वो उससे ज्यादा समय से यहाँ पे रह रहे हैं, तो वैसे लोग इलीगल इमिग्रेंट कहलाएंगे।
अब हम आते हैं बाकी जो 3 मेथड है उसमें बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई इनमें से क्या डिफरेंसेस हैं। तो बाय डिसेंट जो मतलब यही है कि भाई आपके ऑटोमेटिकली आप सिटीजन हैं, आपके दादा परदादा फादर जो है पेरेंट्स जो है आपके उस देश के नागरिक थे, तो आपको इस वो आप नागरिकता उससे ले सकते हैं। तो वैसे लोगों का जो कैटेगरी आएगा वो डिसेंट के थ्रू वो नागरिकता लेंगे। दूसरा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब ये हो गया कि भाई आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए बेसिकली है कि जो लोग या उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं भारत में कभी जन्म लिए थे, भारत में का पासपोर्ट कभी उनके पास था, या वैसे लोग जिन्होंने भारत के नागरिक से शादी की है, तो वैसे लोग जो है भारत की नागरिकता बाय रजिस्ट्रेशन मेथड से ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो मेथड आपका बाय नेचुरलाइजेशन, ये वैसे लोगों के लिए है जो कि भाई भारत में कभी नागरिक नहीं रहे, पीआईओ नहीं रहे, मतलब फॉरेनर एक तरह से। तो कहते फॉरेनर जो है सॉरी फॉरेनर्स के लिए, विदेशी के लिए ये मेथड है कि वो भाई नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से वो नागरिकता भारत का ले सकता है। और इलीगल इमिग्रेंट तीनों केस में वो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ये 3 बेसिकली डिफरेंसेस हैं इसके बीच में। एक एक करके हम देखते हैं। डिसेंट जैसे मैंने कहा कि भाई आपके पेरेंट्स, आइदर ऑफ योर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, तो आपके माँ बाप जो हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए बाय बर्थ, ये आप ध्यान रखें। तो आपको नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी और आपने बाहर जन्म लिया है तब भी। इसके लिए आपको वहाँ के कंसुलेट में, इंडियन कंसुलेट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरा है अगर आपके भारत पेरेंट जो है अगर बाय डिसेंट उनका जो नागरिकता है बाय डिसेंट मेथड से है, तो आपके आपको जो है आपका बर्थ को उन्होंने रजिस्टर कराना होगा इंडियन कंसुलेट में। और साथ ही साथ ये डिक्लेरेशन होना होगा कि भाई आप माइनर जो है उनके पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है, मतलब उनके वो दूसरे देश के नागरिक नहीं है। तो ये बेसिकली जो है आप समझ ले, इतना उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं आपको। ये समझने की जरूरत है कि भाई वो जो लोग, वैसे लोग जो भारत के बाहर जन्म लिए हैं, बच्चे वो बच्चे वैसे बच्चे लोग जो भारत के बाहर जन्म लिए हैं और जिनके पेरेंट्स जो है भारत के नागरिक हैं बाय बर्थ, उनके लिए वो डिसेंट मेथड अप्लाई होता है। रजिस्ट्रेशन मेथड किन के लिए अप्लाई होता है? वैसे लोग जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के केस में आते हैं, या जिन्होंने इंडियन सिटीजन से शादी किया है और मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया, और इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए। ये तो आपका सभी में लागू है, ये आप मान लें। उसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि भाई आपको 7 साल रहना होगा, पहले अप्लाई करने के पहले, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके पहले 7 साल आपको रहना होगा। और शादी के बाद भी आपको 7 साल जो है वहाँ पे पहले रहना होगा। माइनर चिल्ड्रन जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं। और पीआईओ मतलब क्या है भाई? पीआईओ जैसे मैंने कहा आपका कि जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में उनके पेरेंट्स जो है अनडिवाइडेड इंडिया में जिन्होंने जन्म लिया था, या फिर वैसे जगह जन्म लिया, या फिर भारत में इन्होंने जन्म लिया बट बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे लोग जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओरिजिन मतलब आपने यहाँ पे जन्म लिया है, तो वैसे लोग जो है रजिस्ट्रेशन मेथड से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तीसरा है नेचुरलाइजेशन। अब भाई जो भारत के नागरिक भी नहीं है, पीआईओ भी नहीं है, तो वो कैसे नागरिकता लेंगे? तो वैसे लोगों के लिए ये है आपका नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि फॉरेनर्स के लिए, एक्वायर्ड बाय फॉरेनर्स। इसके लिए क्या कुछ कंडीशन थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट है कि भाई आपको 14 साल जो है भारत में रहना होगा अप्लाई करने के पहले। तो इसमें 14 साल को भी थोड़ा उसको बाइफरकेट किया गया है, उसको है नॉट कंपोनेंट है कि 12 महीना जो है लगातार आपको अप्लाई जब आप कर रहे हैं, आज मान लीजिए, तो आज से पहले 12 महीना आपको लगातार यहाँ पे रहे हों आप, और बाकी के 13 साल में 11 साल आप यहाँ पे रहे हों इंडिया में, तभी आप जो है इस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देना होगा कुछ कुछ। उसके अलावा भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि आप वैसे देश के नागरिक नहीं है जहाँ पे कि भारतीय को नागरिकता लेना मना है। दूसरा है कि आपने जो दूसरे देश की नागरिकता आपकी है आप और छोड़ चुके हैं, छोड़ रहे हैं। आपको भारत के जो लैंग्वेज है, जो हमारा लैंग्वेज है, बहुत सारे 8 शेड्यूल में बहुत सारे लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज की कुछ लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए, और आपका मन हो कि भाई आप भारत में रहें। आफ्टर नागरिकता लेने के बाद भी आपको भारत में रहना होगा, ये नहीं कि आपने नागरिकता ली और भारत छोड़ के कहीं चले गए। और आखिरी जो मेथड है लेने का वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसमें बेसिकली आप सिटीजन इंडिविजुअल को अप्लाई नहीं करना पड़ता है। जैसे कि भारत ने मान लीजिए कोई टेरिटरी एक्वायर, कैसे पौंडीचेरी इन्होंने हमने लिया था वहाँ से,
तो उसके साथ वहाँ जो लोग रह रहे हैं, पौंडीचेरी में रह रहे थे, उसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, गजट नोटिफिकेशन निकाला, ऑर्डर निकाला कि भाई वहाँ के लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो जाएंगे। अगर आप नागरिकता नहीं चाहते तो आप जा सकते हैं बाकी दूसरे देश में जहाँ फ्रेंच सेटलमेंट है, आप पोर्तुगीज सेटलमेंट है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये बेसिकली सरकार, जो भारत सरकार वहाँ के नागरिक को ऑटोमेटिकली जो भारत की नागरिकता देती है। तो ये तो हमने देखा भाई कैसे नागरिकता आप ले सकते हैं। बट आपकी एक नागरिकता ऑलरेडी है तो वो कैसे जा सकती है, वो अभी बताता है आपका सिटीजनशिप एक्ट में। इसका 3 मेथड है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। तो तीनों करके देखते हैं हम कि रिनंसिएशन क्या हो गया कि हु इज ऑल्सो नेशन ऑफ अनदर कंट्री रिनाउंसेज इन इंडियन सिटीजनशिप। तो आपने जो है भाई दूसरे देश की नागरिकता आपके पास है, आपने भारत की नागरिकता छोड़ दी, तो वो कहते हैं हम रिनंसिएशन। तो आप रिनाउंस करते हैं तो आपके जितने भी माइनर चाइल्ड मतलब कि लेस देन 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं आपके, उनकी भी नागरिकता, भारत की नागरिकता उनको जो है अभी, वो चली जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन 18 साल के होने के बाद, फुल एज के होने के बाद, उनका अगर मन है भारत की नागरिकता लेने का तो वो जो है नागरिकता ले सकते हैं सुटेबल प्रोसेस से, मेथड से। दूसरा है टर्मिनेशन। कि टर्मिनेशन मतलब क्या भाई, आपने जानबूझ के कॉन्शसली दूसरे देश की नागरिकता ले ली बट भारत की नागरिकता आपने छोड़ी नहीं, तो उस केस में भी भारत की नागरिकता भी ऑटोमेटिकली समझी चली जाएगी, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, ये आप ध्यान रखें। तो आपने अगर मान लीजिए आप रहते रहते आप दूसरे देश की, यूएसए की नागरिकता ले ली, तो आपकी इंडिया की नागरिकता ऑटोमेटिकली जो है चली जाएगी। तीसरा है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब कि भाई सरकार ने, भारत सरकार ने आपकी नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया, नागरिकता आपको छीन ली। ये कुछ केसेस में हो सकता है जो उसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन में जारी किया हुआ है। जैसे कि आपने सिटीजनशिप जो आपने लिया था वो फ्रॉड के थ्रू लिया था, डॉक्यूमेंट जो आपने दिए वो गलत डॉक्यूमेंट दे दिया सरकार को। डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा संविधान है उसके तरफ आपका व्यवहार जो सही नहीं है, आपने उसको क्रिटिसाइज किया बहुत जगह। अनलॉफुली ट्रेडेड, आपने दूसरे देश की नेवी के साथ में वॉर के समय में आपने उसको मदद की, चोरी छुपे कुछ मदद किया, कम्युनिकेट किया, भारत का इंफॉर्मेशन दिया कुछ। 7 साल से भारत से बाहर हैं आप, इंडिया से, और 2 साल से आप इम्प्रिजन में हैं। अगर आपने नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से आपने नागरिकता ली और 5 साल के अंदर ही आप 2 साल के लिए आप जेल चले गए। तो इस सारे केसेज में और भी बहुत सारे केसेज हैं जिस केसेज में भारत सरकार आपसे नागरिकता आपकी छीन सकती है, उसे हम कहेंगे डेप्रीवेशन। तो ये तो हमने देखा कि भाई एक्वायर करने का और लॉस का। उसके अलावा हम देखते हैं सिटीजनशिप का, जो हमारा मैं कह रहा हूँ कि सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ प्रोविजन फेडरल, पर सिंगल सिटीजन मतलब आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नागरिक नहीं हैं, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। स्टेट की नागरिकता हमारे यहाँ नहीं है। यूएसए में क्या है कि भाई वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे जिस राज्य में आप रह रहे हैं स्टेट में, वहाँ के भी आप नागरिक कहलाते हैं और यूएसए जो कंट्री है उसके भी नागरिक कहलाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर की स्कीम के बारे में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ये बेसिकली एक स्कीम है जो कि हमारे देश के जो पैदा लिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनको हम कुछ बेनिफिट देते हैं। बेनिफिट इसे देते हैं क्योंकि वो भारत से साथ जुड़े हैं, भारत, ताकि वो भारत आना जाना कर सके आसानी से, और जो डायस्पोरा हमारा वो हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्ट हो सके। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सिटीजन नहीं, पहली बात तो ध्यान देने की, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, मतलब उनके पास जो है किसी दूसरे देश की नागरिकता है, चाहे वो किसी देश की हो, छोटे बड़े किसी देश की हो, और वो जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, वो एक्वायर कर सकते हैं क्योंकि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के कैटेगरी में आते हैं। तो ये आप समझ ले, क्लियर कर ले कि वो इंडियन नागरिक नहीं है, और ना ही उनको अगर ओसीआई कार्ड होल्डर चाहिए स्कीम का फायदा उठाना है तो वो वैसे लोग ही हो सकते हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक नहीं हो, वैसे लोग ही ये ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए एलिजिबल है। और इसके साथ ही साथ कुछ और देश भी भारत सरकार जो उसमें डाल सकती है नोटिफिकेशन में। कि अभी जो नोटिफिकेशन में 2 देश हैं जो बैन किया गया है वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब इस 2 देश के नागरिक आप नहीं होने चाहिए ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए। तो ये इसने कहा कि डुअल सिटीजनशिप नहीं है, आप दूसरे देश के नागरिक हैं, भारत की नागरिकता आपको नहीं दी जा रही है। तो नागरिकता नहीं दी जा रही, इसीलिए आप वोटिंग राइट भी आपको नहीं है,
आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट क्या क्या है भाई, बिना बेनिफिट के हम ओसीआई कार्ड होल्डर क्यों लेंगे? तो बेनिफिट क्या क्या है, आपको मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा दिया जाता है। मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए आपको वीजा बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप आइए जाइए, कितनी बार भी आइए कितने बार भी जाइए। पुलिस के पास रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं आपको, आप 1 साल रहे 2 साल रहे कितने जगह टाइम भी रहे। उसके बाद एनआरआई जो है, एनआरआई मतलब क्या होता है, इंडियन सिटीजन ही है बेसिकली, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडिया में कम रहते हैं, बाहर रहते हैं ज़्यादा। तो वैसे लोगों के साथ उनको जो बेनिफिट मिलता है, सारे बेनिफिट्स इनको भी दिए जाते हैं, एक्सेप्ट जो है प्रॉपर्टी खरीदने का बेनिफिट इनको नहीं है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीदने का। ये ऑल प्री मेडिकल टेस्ट में भी शामिल हो सकते हैं, जो टेक्निकल टेस्ट होता है, एजुकेशनल टेस्ट होता है, उस सब में भी ये अपीयर हो सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, तो मतलब काफ़ी बेनिफिट इनको दी जाती है। कुछ बेनिफिट्स इनको नहीं है, जैसे कि आपको जो आर्टिकल 16 में है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, मतलब सरकारी एम्प्लॉयमेंट में अगर आप इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी का क्लेम नहीं कर सकते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप वोटिंग राइट नहीं है, तो आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, आपका असेंबली का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, आप उसको नहीं लड़ सकते हैं। आप जज के तौर पर अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। आप वोटर, जैसे मैंने कहा, वोटर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसी कारण से इलेक्शन भी आप नहीं लड़ सकते हैं। और पोस्ट जो है पब्लिक सर्विस गवर्नमेंट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बेनिफिट। इसके अलावा ये तो आपका सिटीजनशिप का ख़त्म हो गया। इसके अलावा कुछ मैंने क्विजेस रखे हैं जो आप करेंगे, अगर आप तो कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और आपको अगर कुछ और डिफिकल्टी आई हो इस पूरे लेक्चर में, तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पहला जो सवाल है, इन इंडिया ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज अवेलेबल टू सिटीजन बाय, तो इनमें से कौन से मेथड से सिटीजनशिप लिए हुए नागरिक के लिए ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो एलिजिबल है? यूएसए में अगर आप, मैं बात कर रहा हूँ, ये तो हमने बात के लिए सवाल पूछा है, तो यूएसए के लिए मैं बता दूं, यूएसए में जो है ओनली बाय बर्थ जो है नागरिकता जिन्होंने ली है वही प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं यूएसए के केस में। तो ये हम भारत के केस में किया है, ये आपको बताना है। उसके अलावा एलियंस डू नॉट इन, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, एलियंस डू नॉट एंजॉय राइट्स ऑफ, ये मैंने अभी बताया था, फंडामेंटल राइट जो आपका स्लाइड है उसमें जाके आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी राइट जो है एलियंस के पास नहीं है। तीसरा सवाल जो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप को लेकर कानून बनाने का अधिकार इनमें से किसके पास है? तो ये भी मैंने बताया शुरू में लेक्चर में, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं और अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगला सवाल है, टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया डैश इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, तो इनमें से कौन सा जो है कंडीशन, जो शर्त है वो आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है अगर आपको भारत में नागरिकता चाहिए हो? बर्थ इन इंडिया, डिसेंट, हैविंग प्रॉपर्टी इन इंडिया और नेचुरलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है? तो इसको आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ लूजिंग वन सिटीजनशिप इन इंडिया, इनमें से कौन सा जो है कारण से आप जो भारत की नागरिकता आपको गंवा सकते हैं, खो सकते हैं? तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। इसके लिए आपको वो लेक्चर आपको देना पड़ेगा, लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप का जो मैंने पढ़ाया है उसके आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है आपका वीडियो, और अगर आपने वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आए। तो फ्रेंड्स, यही था वीडियो सिटीजनशिप का। आगे भी हम लाएंगे पॉलिटी का अलग वीडियो, और आप जो है हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस भी आप देख सकते हैं डेली, मंडे टू सैटरडे। थैंक यू फ्रेंड्स।